Hello everyone. So it's 1st January today, and from here onwards we are going to enter in a new era of CSAT. As I had promised that very soon we are going to start a series over CSAT. So in that regard this is going to be our first lecture. एंड इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा सोल ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो हमारा मेन टारगेट रहेगा, वो रहेगा टू कवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स विच रिवॉल्व्स अराउंड दीज क्वेश्चंस। तो सीसेट को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से 2-3 बातें शेयर करनी चाहूँगा। उसमें सबसे पहली बात है वो ये है कि नाउ-अडेज़ CSAT इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और दूसरी बात वो ये कि अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करते हो तो आप ये पाओगे कि इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जा रहा है। एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है टू क्लियर CSAT। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके सामने चीज़ों को थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में रख पाऊँ, एंड आई होप इट वुड वर्क एंड इट वुड बेनिफिट यू, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ सिलॉजिज्म। तो जैसा कि मैंने बात की कि हम किसी भी टॉपिक को बहुत ही टारगेटेड होकर हमारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको एनालाइज करते हुए हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो सिलॉजिज्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप लास्ट के 2-3 साल के पेपर को एनालाइज करते हो तो आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन सिलॉजिज्म से पूछे जा रहे हैं, और 2 क्वेश्चन का मतलब 5 मार्क्स। तो यानी कि डेफिनेटली आप 5 मार्क्स स्कोर करने वाले उस टॉपिक के अंदर, बशर्ते यूपीएससी अपना पैटर्न ना बदले और सिलॉजिज्म से क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप 5 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखते हो तो। और इसके साथ ही साथ इफ़ यू आर गोइंग टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली, अगर आप बहुत अलर्ट होकर बहुत कॉशियसली एक एक शब्द को सुनते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टू गेन दीज 5 मार्क्स इन सिलॉजिज्म। तो सिलॉजिज्म के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सिलॉजिज्म के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चन आखिर आते कैसे हैं। सिलॉजिज्म के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर उसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन्स गिवन होते हैं, कंक्लूजन 1, 2, 3, और इन कंक्लूजन को हमें एनालाइज करना होता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं और उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है कि क्या सही था और क्या गलत था ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट। और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हम जो तरीका अपनाते हैं वो ये अपनाते हैं कि इन स्टेटमेंट को पढ़ के हम वेन डायग्राम बनाते हैं और उस वेन डायग्राम के बेसिस पे हम इन कंक्लूजन को एनालाइज करते हैं और फिर हम अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत क्या, डायरेक्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन पढ़ो और डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लो। लेकिन जो हमारे स्टेटमेंट गिवन होते हैं ना, कुछ ऐसे स्टेटमेंट गिवन होते हैं सिलॉजिज्म के अंदर कि उसके अंदर आपको चीज़ें ऐसा लगें कि शायद बहुत अजीब है या फिर अनरियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ होगा स्टेटमेंट में कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स। तो आप सोचोगे यार ये ऑल टेबल्स आर चेयर्स कैसे हो सकती हैं। तो इसी वजह से हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो थोड़े कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। दैट इज़ वाई वी हैव टू मेक वेन डायग्राम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी सपोज टू एनालाइज दीज कंक्लूजन, और उसके बेसिस पे हम अपना आंसर मार्क करते हैं। तो ये रीज़न है वेन डायग्राम बनाने का। एंड जिन स्टूडेंट ने पहले सिलॉजिज्म के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आई थिंक सभी ने देखे होंगे, ऑलमोस्ट सभी ने देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चन यूपीएससी में किस टाइप के आते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है आपके सामने। इसके अंदर ये देखिए एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, फिर 4 कंक्लूजन है, और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एक कंक्लूजन देखने और फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरीके से हमारे सिलॉजिज्म के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और फिर हमें इस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो आइए वापस अपने सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें, जैसे मैंने एक पॉइंट ये बनाया हुआ है ना, इसी तरीके से हमें 6 पॉइंट आगे पढ़ने हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, तो इस तरीके से हमें ओवरऑल 6 पॉइंट को समझना है और उनके बेसिस पे हम सारा का सारा जो सिलॉजिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारा का सारा सिलॉजिज्म का टॉपिक कवर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 6 पॉइंट्स। तो आप बहुत ही ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को समझिएगा। आई होप
इट वुड वर्क, आपको आसान लगेगा सिलॉजिज्म, बिकॉज यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। यानी कि जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती या फिर जिसको बहुत डर भी लगता हो मैथमेटिक्स से, उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, या फिर ये कह सकें कि रीजनिंग का इस्तेमाल करते हो आपको जस्ट आंसर फाइंड करना है। तो इसी बेसिस पे हमारा जो सबसे पहला पॉइंट, इस टॉपिक के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट कुछ ऐसा आता है, जैसे हमने अभी स्टेटमेंट देखे ना, अगर स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा आपको मिलता है तो आपको वेन डायग्राम प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। तो उस वेन डायग्राम को आप इस तरीके से बनाओगे, यानी कि यहाँ पे सम ए आर बी लिखा हुआ है, तो यानी कि कुछ ए का हिस्सा बी के अंदर है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि सम ए आर बी। अब एक चीज़ और जो मैं आपको समझा दूं कि आप इस डायग्राम को इस तरीके से भी बना सकते थे कि यहाँ पर जो है ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब ध्यान से आप इन दोनों वेन डायग्राम्स को देखो, इसको मैं 1 कह देता हूँ और इसको 2 कह देता हूँ, ठीक है। अब दोनों डायग्राम को देखिए, दोनों के अंदर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे भी सम ए आर बी आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पे भी ये बाहर वाला सुपर सेट जो है वो ए है, सबसेट भी है, तो ए का कुछ हिस्सा बी ही तो है, तो सम ए आर बी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको हमेशा यही बनाना है, नंबर 1 ही बनाना है प्रोजेक्ट। जब आप पेपर पे करोगे तो हमेशा इसको ही करोगे। इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि हमको फॉलो करना है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल क्या है? यहाँ पे रूल ये कहता है कि जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हुए 2 सर्कल को ड्रॉ करते हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ करो कि मिनिमम ओवरलैपिंग हो उनके बीच में। यहाँ साइज से बात नहीं की जा रही, यहाँ ओवरलैपिंग इन द सेंस, अब आप इन दोनों डायग्राम को समझो 1 और 2 को, आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा ओवरलैपिंग कहाँ पे है। अब नंबर 1 को आप देखिए, यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है वो बहुत कम है, बिकॉज ए का कुछ हिस्सा ही बी में है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा बी, यहाँ पे पूरा का पूरा बी ए के अंदर है। यहाँ पे बी का कुछ हिस्सा ए के साथ है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा बी ए के अंदर है, तो यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग है और आपको फॉलो करनी मिनिमम ओवरलैपिंग। अब मिनिमम ओवरलैपिंग रूल क्या है? ये हमें, अगर हम इस तरीके से डायग्राम, इस तरीके से वेन डायग्राम को बनाते हैं तो कंक्लूजन एनालाइज करने में हमें बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मदद मिल जाएगी। और डायरेक्टली बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 80% केसेस में, अगर हम मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करते हैं तो डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा रीज़न क्यों हम ये नहीं बना सकते, सेकंड नंबर, अब देखो आप इसको ध्यान से एनालाइज करोगे तो एक बात और भी तो कह रहा है ना कि ऑल बी आर ए, ये भी तो इस चीज़ से कंक्लूड होता है ना। अगर वेन डायग्राम नंबर 2 को आप देखोगे तो इस चीज़ से ये भी तो कंक्लूड होता है कि ऑल बी आर ए, बिकॉज बी सारे के सारे अंदर है ए के। तो हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है ना, सिर्फ उसी को प्रोजेक्ट करना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं प्रोजेक्ट करनी जिससे कोई और बात भी कंक्लूड हो। तो इसलिए मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को हमें फॉलो करना है। और जब भी बात होगी सम ए आर बी वाले स्टेटमेंट की, तो हमें हमेशा हमेशा यही बनाना है जो यहाँ पे मैंने अभी प्लॉट किया है, ठीक है। आई होप आपको स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे सम क्रिश्चियंस, यानी कि क्रिश्चियंस का थोड़ा पार्ट इंडियन, सम क्रिश्चियंस आर इंडियंस, यानी कि कुछ क्रिश्चियंस इंडियंस हैं, तो वही बात सम ए आर बी वाली। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 के अंदर ऑल ए आर बी, जब भी ऐसा आपको दिखाई दे, स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे, तो आपको हमेशा यही प्रोजेक्ट करना है, यानी कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी के अंदर है, ऑल ए आर बी, ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, यानी कि सारे के सारे मैंगोज जो हैं वो फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल की जगह, इन केस वैसे तो अभी तक यूपीएससी ने ऐसा नहीं किया, बैंकिंग एग्जाम की तरीके से नहीं किया, अगर ऑल की जगह 100% भी लिखा हो ना कि 100% ए आर बी, तो तब भी आप यही बनाओगे ना, ऑल का मतलब 100% ही तो हुआ। और इसी तरीके से अगर आपको सम वाले में सम की जगह 40% मिले, 50% मिले, कोई ऐसी डिजिट मिल जाए, या फिर 90% भी मिले, 95% भी मिले, तो आप उसको सम की तरीके से ही ट्रीट करोगे, बिकॉज सारे तो नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ भी ऐसे डिजिट्स मिलते हैं ना 20%, 10%, यानी कि जो कंप्लीट सेंस ना दे रहे हों, वहाँ पे आपको सम वाली बात ही चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी तक वैसे यूपीएससी ने तो इस तरीके से नहीं यूज़ किया, उसने हमेशा सम को सम की तरीके से ही लिखा है, बट फिर भी अगर ऐसा आ जाता है तो हमें पहले से थोड़ा सा 2 स्टेप आगे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे ऑल वाली। ऑल के अंदर अगर ऑल की जगह 100% आता है तो आप ऐसे उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो और यही वेन डायग्राम प्रोजेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद नंबर 3 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और 3rd पॉइंट है कि नो एज भी, जब भी ऐसा कहीं आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे, या फिर नॉट, नो की जगह नॉट भी लिखा हो, तो भी आपको यही प्रोजेक्ट करना है।
अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते थे कि ए और बी बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब तक आप इसके बीच में क्रॉस रिलेशन नहीं दिखाते ना, तब तक हमें ये चीज़ कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है अगर हम खाली दो सर्कल अलग अलग बना देते हैं। तो इसके लिए हमें इन दो सर्कल्स के बीच एक क्रॉस रिलेशन बना के अपने डायग्राम के अंदर, वेन डायग्राम के अंदर प्रोजेक्ट करना है, ताकि हमें कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जिससे हमें कंक्लूजन एनालाइज करने में परेशानी हो। दैट इज़ वाई जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको इस तरीके से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि नो ब्लैक इज़ वाइट, तो आप इस तरीके से क्रॉस रिलेशन दिखाएंगे और इस तरीके से वेन डायग्राम को प्रोजेक्ट कर देंगे। अच्छा, इस चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, यहाँ पे ए है, ये बी है और बीच में मान लो कुछ भी एम है। अब आप इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, नो ए इज़ बी, तो आप बताइए क्या ये बात सही है या गलत। जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट और ध्यान से सोच के इस चीज़ का आंसर दीजिए। एंड मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है कि ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेन डायग्राम, इस वाले वेन डायग्राम के बेसिस पे ये कंक्लूजन मैंने लिखा है, तो ये गलत है। अब आप कहोगे क्यों, ये तो दोनों अलग अलग है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना, जब तक हमें क्रॉस रिलेशन नहीं दिखेगा तब तक हम किसी के भी बारे में, किसी दो सर्कल के बारे में ये नो वाली बात या फिर नॉट वाली बात नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पे क्रॉस रिलेशन नहीं है ना ए और बी के बीच में, अगर नहीं है तो हम ये बात भी नहीं कह सकते। तो हम अपने वेन डायग्राम में हमेशा, अपने वेन डायग्राम के अंदर हम हमेशा कंक्लूजन को एनालाइज करते टाइम इस क्रॉस को ज़रूर देखेंगे कि क्या दोनों में क्रॉस का रिलेशन है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस चीज़ को उसी तरीके से हम कंक्लूजन में एनालाइज करेंगे। आई होप आपको पहले 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के अंदर जो बात है वो है, अभी तक तो हमने लास्ट वाले केस में देखा कि नो ए इज़ बी, ठीक है, या नो ए आर बी। अब यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ हिस्सा, पूरे सर्कल की बात नहीं हो रही। लास्ट वाला जो था उसके अंदर हम पूरे सर्कल का क्रॉस रिलेशन था, नो ए इज़ बी। अब इस वाले के अंदर जो है वो सिर्फ सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा। अब देखो मैंने इसी तरीके से बनाया, ए का कुछ हिस्सा मैंने लिया और सिर्फ उसी हिस्से का क्रॉस रिलेशन है बी के साथ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ उसी हिस्से का, सम ए आर नॉट बी, ना कि ए के पूरे सर्कल का। ए के अंदर जो कुछ हिस्सा है उसी का क्रॉस रिलेशन बनाया है बी के साथ। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से प्लॉट करोगे वेन डायग्राम के ऊपर। अब इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि सम ग्रेजुएट्स आर नॉट इंजीनियर्स। जैसा कि हमें पता है, अगर आजकल इंडिया में आप एक सैम्पल उठाते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंजीनियर्स। तो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लगभग इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो ग्रेजुएट्स हैं जो इंजीनियर्स नहीं होते। दैट इज़ वाई आप प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हो कि सम ग्रेजुएट्स आर नॉट इंजीनियर्स। आई होप आपको पहले 4 पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट था सम ए आर नॉट बी, उसमें आप इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद थर्ड वन नो इज़ बी, ऑल ए आर बी, और सबसे पहला कि सम ए आर बी वाले केस में आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और मेंशन करनी चाहूँगा यहीं पे सम के केस के साथ। जस्ट वेट अ मिनट। एंड ये बात है कि अगर आपको सम की जगह, जैसे मैंने वहाँ भी डिजिट यूज़ किया था ना, अगर आपको सम की जगह मैनी लिखाई दिया दे, ऑलमोस्ट ऑल लिखाई दिया दे, एट मोस्ट, मैक्सिमम, मोस्टली, एटलीस्ट, सम, फ्यू दिखाई दिया दे, लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप उसको सम की तरीके से ही ट्रीट करोगे। यानी कि अगर आपको यहाँ पर सम की जगह मैनी लिखाई दिया दे, लिखा हुआ दिखाई दे, फ्यू लिखा हुआ दिखाई दे, या फिर ऑलमोस्ट ऑल लिखा हुआ दिखाई दे, तो आप उसको सम की तरीके से ही ट्रीट करोगे। हालांकि अभी तक यूपीएससी ने ऐसा नहीं पूछा, बट फिर भी हमारा आने वाला कोई भी क्वेश्चन सिलॉजिज्म से गलत ना हो। दैट इज़ वाई आई एम मैंशनिंग दीज थिंग्स, ताकि आप ध्यान रखो कि अगर ऐसा भी दिखाई देता है आपको, ऑलमोस्ट ऑल अगर सम की जगह लिखा हुआ दिखाई दे, ऑलमोस्ट ऑल ए आर बी, तो इसको भी आप सम की तरीके से ट्रीट करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ें थी पहले 4 पॉइंट्स के रिगार्डिंग, और इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हम जो है अपने 80% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं जो यूपीएससी में पहले पूछे गए ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। अगर आपने ध्यान से इन 4 पॉइंट को समझ लिया हो तो आइए सबसे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जो यूपीएससी का नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम आने वाले यूपीएससी के क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं कि जो जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि सम शूज़ आर स्नीकर्स। लो भाई, सम शूज़ आर, शूज़ के लिए SH ड्रॉ कर लेते हैं और स्नीकर के लिए SN ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। नो स्नीकर्स आर शूज़, दूसरा स्टेटमेंट। नो स्नीकर, स्नीकर का क्रॉस रिलेशन सॉक्स के साथ, ठीक है भाई।
अब थर्ड वाला ऑल सॉक्स आर स्लीपर्स, इस तरीके से बन जाएगा। अब आप ये देखो कि मैंने मिनिमम ओवरलैपिंग का ध्यान रखा है और उसी तरीके से सारी चीज़ें ड्रॉ की, कहीं पे भी मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं की है और तीनों स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बेसिस पे बहुत आसानी से हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम कंक्लूजन को फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन, सम शूज़ आर नॉट स्नीकर्स। ध्यान रखो, हमने जब बोला था आर नॉट वाली सिचुएशन, जो हमने 4th पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि क्रॉस रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे शूज़ के कुछ हिस्से का स्नीकर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन दिखना चाहिए। क्या आपको ऐसा दिख रहा है? ये शूज़ का छोटा सा हिस्सा, क्या आपको इस हिस्से का, शूज़ के किसी भी छोटे से हिस्से का स्नीकर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन दिखता है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 गलत। अब 2 पढ़िए। कंक्लूजन 2 क्या कहता है? कंक्लूजन 2 कह रहा है नो शूज़ आर सॉक्स, यानी कि शूज़ के पूरे सर्कल के साथ सॉक्स के पूरे सर्कल का क्रॉस रिलेशन हो। क्या आपको ऐसा दिख रहा है दोनों के साथ क्रॉस रिलेशन है? अगर नहीं है तो गलत हो गया। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कुछ ऐसे लिखूं, सेकंड वाला स्टेटमेंट अभी तो गलत है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर इसको ऐसे लिखूं, सम शूज आर नॉट सॉक्स। अब आप बताइए इस वेन डायग्राम को देखकर क्या ये बात सही है कि सम शूज़ आर नॉट स्नीकर, शूज़ के छोटे से हिस्से का किसी हिस्से का स्नीकर के साथ सॉक्स के साथ क्रॉस का रिलेशन है? तो हम क्या बोलेंगे? यस, बिकॉज ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, जो स्नीकर के अंदर आ रहा है, ये जो छोटा सा हिस्सा शूज़ का है जो स्नीकर के अंदर आ रहा है, बिकॉज स्नीकर का तो पूरे सर्कल का ही क्रॉस रिलेशन है ना सॉक्स के साथ, तो जाहिर सी बात है ये जो स्नीकर के अंदर छोटा सा शूज़ का हिस्सा है, इसका भी तो क्रॉस रिलेशन बन गया ना सॉक्स के साथ। अगर मैं इस बात को इस वेन डायग्राम पे बोलता हूँ तो यहाँ पे सही हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग विद दीज वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब थर्ड कंक्लूजन पढ़ते हैं। नो सॉक्स आर स्नीकर्स, यानी कि सॉक्स के पूरे सर्कल का स्नीकर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन, तो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो ये बात क्या है? सही है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ऑप्शन आया ओनली डी, ओनली 3 फॉलोज। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था। अब इसके बाद फटाफट हम यूपीएससी के क्वेश्चन को देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। ठीक है, आने वाले जो 5th और 6th पॉइंट है उनको भी हम देखेंगे, उनके बेसिस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, उनको भी हम करने वाले हैं पहले। लेकिन इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हम अच्छा, एक चीज़ और, ये जो चीज़ मेंशन की गई है ना, इसके अंदर यही लिखा होता है कि आप जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगा उसको आप सच ही मानेंगे, भले ही वो आपको अनरियलिस्टिक लगे, आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही अजीब है, ऐसा नहीं हो सकता, सारी की सारी टेबल चेयर नहीं हो सकती, लेकिन इसके अंदर यही लिखा है आपको वही सच मानना है जो स्टेटमेंट में गिवन हो। लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम में एक बार इसको ज़रूर पढ़ ले, ना भी पढ़े तो कोई इशू नहीं, बट फिर भी एक बार ज़रूर पढ़ ले। तो ये इसी बेसिस पे अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, उसके बेसिस पे वेन डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि सम ग्रीन्स आर ब्लूज़। लो भाई, ये ग्रीन का जी, ये ब्लू का BLU। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि सम ब्लूज आर ब्लैक। ये लो भाई, ये हमारा वेन डायग्राम तैयार। अब कंक्लूजन फटाफट देख लेते हैं। कंक्लूजन 1 कहता है कि सम ग्रीन्स आर ब्लैक। क्या आपको दिख रहा है सम ग्रीन्स? क्या कुछ ग्रीन्स ब्लैक के अंदर है? ग्रीन का सर्कल कहाँ और ब्लैक का सर्कल कहाँ? ये ग्रीन का सर्कल और ये ब्लैक का सर्कल तो नहीं है ना ऐसा रिलेशन, डायरेक्ट देखने पर नहीं पता चल रहा है, तो गलत। सेकंड नंबर कंक्लूजन क्या कहता है? नो ग्रीन इज ब्लैक। क्या ग्रीन का ब्लैक के साथ पूरे सर्कल का क्रॉस रिलेशन है? नहीं दिख रहा है हमें कहीं, तो दूसरा भी गलत। फिर कंक्लूजन 3, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक। क्या सारे के सारे ग्रीन ब्लैक के अंदर हैं? ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत। 4th वन, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन। क्या सारे के सारे ब्लैक ग्रीन के अंदर है? नहीं है, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखा कितना आसान है, आपको बस चीज़ों को अच्छे से प्लॉट करना है मिनिमम ओवरलैपिंग रूल के साथ, और उसके बाद कंक्लूजन को अच्छे से एनालाइज करके रीड करना है और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी जल्दी से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारा कह रहा है सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। लो भाई, डॉक्टर का डी, टीचर्स का टी। फिर कह रहा है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। स्टेटमेंट 2 कहता है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स। ये लो भाई, EN रख दिया। अब स्टेटमेंट 3 कहता है कि ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, यानी कि सारे के सारे इंजीनियर जो हैं वो साइंटिस्ट है। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बना। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट। कंक्लूजन 1 कहता है कि सम साइंटिस्ट्स आर डॉक्टर। जो सम साइंटिस्ट यानी कि साइंटिस्ट का छोटा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा डॉक्टर्स है।
तो भाई देख लो, ये जो हिस्सा है साइंटिस्ट का, ये डॉक्टर के अंदर ही तो है, ठीक है। तो यानी कि हमारा कंक्लूजन 1 जो है वो राइट है। कंक्लूजन 2 देख लेते हैं, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, के सारे इंजीनियर्स डॉक्टर के अंदर, ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया 2। कंक्लूजन 3 देख लेते हैं, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। तो अब ध्यान से देखो कि कुछ इंजीनियर का हिस्सा डॉक्टर के अंदर है क्या। अब ये इंजीनियर का सर्कल था, तो इसका ये जो हिस्सा है ये तो डॉक्टर के अंदर ही है ना, तो यानी कि ये भी सही। तो यानी कि इसके अंदर हमारा 1 और 3 बोथ 1 एंड 3 कंक्लूजन्स आर राइट। देखा कितना आसान है अगर आप ध्यान से मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करते हुए बनाते हो तो। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कह रहा है ऑल पेन्स आर बुक्स, ये लो भाई, ऑल पेन्स, पेन का पी, ऑल पेन्स आर बुक्स, ये लो बुक्स का। फिर स्टेटमेंट 2 है नो चेयर इज पेन, लो भाई चेयर का पेन के साथ क्रॉस रिलेशन, ठीक है, चेयर का CH, ये हमारा वेन डायग्राम तैयार। अगर आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, कुछ ज़्यादा भी प्रैक्टिस ना करो लेकिन ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन सेकंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा जिसको आप और क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब फटाफट कंक्लूजन देख लेते हैं। चलो, पहला कंक्लूजन कहता है कि ऑल चेयर्स आर बुक, क्या सारी की सारी चेयर बुक के अंदर है, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, सारी की सारी चेयर बुक के अंदर कहाँ है, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा कंक्लूजन सम चेयर्स आर पेन्स, कुछ चेयर जो है वो पेन है, कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स सारी की सारी जो बुक्स हैं वो चेयर हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी बुक चेयर के अंदर हो, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत। अब लास्ट वाला नो चेयर इज बुक, नो का मतलब मैंने आपको बताया था 3rd नंबर पॉइंट, अगर आपको याद हो कि चेयर और बुक का पूरे सर्कल का क्रॉस रिलेशन हो गया। आपको पूरे सर्कल का चेयर और बुक का क्रॉस रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी गलत। अच्छा, इस स्टेटमेंट को मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ, 4th वाले को, अभी तो गलत है, अभी तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, लेकिन मैं 4th वाले को चेंज करता हूँ। अच्छा, 4th वाले को मैं लिखता हूँ सम बुक्स आर नॉट चेयर्स। तो अब आप इस बात को बताओ, इस डायग्राम को देख के, वेन डायग्राम को, क्या ये बात सही है? सम बुक्स आर नॉट चेयर्स यानी कि बुक के कुछ हिस्से का चेयर के साथ क्रॉस वाला रिलेशन, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही। क्यों? अब ये पेन का जो हिस्सा है, पेन तो पूरा का पूरा बुक के अंदर है ना, तो इस सम बुक्स इसको कह सकते हो, इस पेन के हिस्से को, और इसका चेयर के साथ क्रॉस रिलेशन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि सम बुक्स आर नॉट चेयर्स यहाँ पे वैलिड हो जाएगा जो मैंने बात कही है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर क्या है, अभी जो स्टेट कंक्लूजन गिवन है उसके हिसाब से जो है वो डी आंसर है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है अगर आप इसको समझ लेते हैं। अब एक और यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है। अब फटाफट से स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पे कह रहा है सम रेडियोज़ आर मोबाइल, यार ये लो, ये रेडियोज़, ये मोबाइल, रेडियो का आर, मोबाइल का एम, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सारे के सारे मोबाइल जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर हैं, ये लो कंप्यूटर का COM, और एट द लास्ट सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो वॉचेस हैं। ये जल्दी से हमारा वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन क्या कह रहा है। सर्टेनली सम रेडियोज़ आर वॉचेस, अब यहाँ पे सर्टेनली सम का मतलब सम, यहाँ पे इसको सम की तरीके से ट्रीट करोगे, ध्यान रखना इस बात का। सर्टेनली यहाँ पे, सर्टेनली मतलब डेफिनेटली, असर्टिवली कुछ बात कह रहा है, ठीक है। तो ये बात कह रहा है कि सम रेडियोज़ आर वॉचेस। अब ध्यान से देखो, क्या कुछ रेडियोज़ वॉचेस हैं? हमारे वेन डायग्राम में तो नहीं दिख रहा ना, रेडियोज़ यहाँ, वॉचेस यहाँ, अलग अलग सर्कल है, ठीक है। तो हमारे वेन डायग्राम में अगर नहीं दिख रहा तो डायरेक्टली हम क्या क्रॉस करेंगे, ऐसा नहीं है। कंक्लूजन 2 पढ़ो, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, तो सम मोबाइल्स आर वॉचेस दिख रहा है क्या? क्या कुछ मोबाइल्स वॉचेस हैं? हमारे वेन डायग्राम में तो नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत। अब अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यार अगर इस वेन डायग्राम को मैं ऐसे बनाता, देखो RM और ये कंप्यूटर और वॉचेस को अगर ऐसे बना देता तो तब तो दूसरी वाली बात सही हो जाती है ना, कंक्लूजन 2। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से प्लॉट करते हैं ना, तो यहाँ पे मिनिमम ओवरलैपिंग वाला रूल वॉयलेट हो जाएगा, बिकॉज हमें जितना कहा गया ना सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, तो हम तो यही बनाएंगे ना सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस के केस में। हम मोबाइल के केस को क्यों इंक्लूड, हम मोबाइल के साथ क्यों इंटरसेक्शन करवा लेंगे वॉचेस का? भाई हम नहीं कर सकते ना, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल ही कहता है कि जितना आपको कहा जाए आपको उतना ही ओवरलैप करवाना है। तो हम इसलिए इसको ही मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करते हैं ताकि हम डायरेक्टली फटाफट चीज़ों को एनालाइज करके बता पाएँ। तो इस बेसिस पे हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं और हमारा आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2। तो इसीलिए हमें मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करना है ताकि हमें कोई फालतू कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करते रहना तो डेफिनेटली आपको विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ इस टॉपिक के अंदर कन्फ्यूज़ होने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखो, सबसे ईजीएस्ट वे है इन सारी चीज़ों से रिजोल्यूशन पाने का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इसको फटाफट प्लॉट कर लेते हैं भाई। पहला स्टेटमेंट है कि ऑल कैट्स आर डॉग, ये लो, ये कैट का सी, ये डॉग का डी। अब दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर ब्लैक, यानी कि वापस से कैट जो है ब्लैक के अंदर आएंगी। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा, इसका मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लैक, ठीक है। अब ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब कुछ लोग सोचेंगे यार इसको ऐसे भी तो प्लॉट कर सकता था, ये सी का सी और ये डॉग का डी बन ही चुका था, तो मेरे को सी तो अंदर लेना था, मैं ऐसे बना लेता ये लो ब्लैक को, तब भी तो बात फॉलो होती। लेकिन फिर वही बात, मिनिमम ओवरलैपिंग रूल। इस केस में, इस वाले केस में यहाँ पे मैंने जो है ब्लैक को इस तरीके से बनाया है कि वो मिनिमम ओवरलैपिंग को शो करे। अगर इस वाले केस में आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ब्लैक के अंदर पूरा का पूरा डॉग भी आ गया है, लेकिन ऐसा तो हमें स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा ना जितना हमें कहा गया है। अब उसको बनाते टाइम अगर कोई ओवरलैपिंग होती भी है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनिमम ओवरलैपिंग रूल को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा जैसा हमने स्टार्टिंग में बनाया था, यानी कि ये नहीं बनेगा, यही बनेगा। और इसके बेसिस पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। अब ध्यान से अगर अब कंक्लूजन को देखोगे ना, और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप आंसर दे सकते हो। पहला कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर ब्लैक। भाई चेक करो, क्या सारे के सारे डॉग ब्लैक के अंदर नहीं है? गलत। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था जिसमें हम नॉट वाली बात करते हैं कि सम ए आर नॉट बी, उसमें हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, ए और बी, सॉरी इस तरीके से होता है ना कि सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से क्रॉस रिलेशन होता है ना, ये ए है, सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से था ना फोर्थ पॉइंट। क्या आपको डॉग और ब्लैक के अंदर कुछ ऐसा रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है गलत है। तो इस केस में क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। तो इतना आसान है, अगर आप बहुत अच्छे चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हमारे लगभग 80% क्वेश्चन हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट्स। अब हमारे 5th 6th जो पॉइंट है उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि हमारे जो बचा हुआ क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आसानी से हो जाए। एंड द 5th पॉइंट इज, जब आपको स्टेटमेंट मिले ओनली ए आर बी, जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा ना, तो आप ये डायग्राम बनाओगे। इसका मतलब ये है कि जो बी है, बी की पॉसिबिलिटी सिर्फ ए के अंदर ही पाई जा सकती है, यानी कि बी ए के अलावा कहीं और नहीं पाया जा सकता। यानी कि बी का रिलेशन सिर्फ ए से बनेगा, बी का रिलेशन किसी और से नहीं बन सकता। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ऑल बी आर ए, आप इस तरीके से बना सकते हो, यानी कि इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत सिंपल भी है, आप डायरेक्टली भी पढ़ोगे तो भी आप यही बनाओगे कि सिर्फ जो बी है ना वो ए के अंदर ही पाया जाएगा। और इसके अंदर एक खास बात ये है कि यहाँ पे बी का रिलेशन जो है वो किसी और से नहीं होगा ए के अलावा, सिर्फ ए तक ही सीमित रहेगा। लेकिन ए का रिलेशन किसी और के साथ हो सकता है, यानी कि अगर मैं ऐसे सी बनाऊँ ना, तो सी किसी और के साथ रिलेशन कर सकता है, लेकिन बी सी के साथ नहीं कर सकता। बी का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ए से रहेगा। आप ध्यान से इस बात को सुनो, बी का रिलेशन ओनली का मतलब यहाँ पे यही है कि बी का रिलेशन सिर्फ ए से रहेगा और किसी से नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी ओनली ए आर बी इस तरीके का स्टेटमेंट आपको मिलेगा तो आप इस तरीके से ही वेन डायग्राम को प्लॉट करोगे। अब इसको आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि ऑल लाइन्स, ओनली एनिमल्स आर लॉइन्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं वही लॉइन हो सकते हैं, कोई बर्ड या फिर फिशेज लॉइन्स नहीं हो सकते, सिर्फ एनिमल्स कैन बी लॉइन्स। तो इस तरीके से आप चीज़ को प्रैक्टिकली समझ सकते हो। अब इसके बाद 5th पॉइंट देख लेते हैं। 5th पॉइंट है, जब भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे ओनली अ फ्यू या फिर ओनली फ्यू, आप याद करो कि फ्यू अगर कहीं पे है, सिर्फ और सिर्फ फ्यू, तो इसको हम सम की तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन जब लिखा हो ओनली फ्यू या फिर ओनली अ फ्यू, इसको हम ट्रीट करेंगे इस तरीके से, वेन डायग्राम फिर प्लॉट होगा। ओनली फ्यू ए आर बी, यानी कि कुछ ही ए बी हैं, सारे के सारे ए बी नहीं, ओनली फ्यू। तो यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर ओनली फ्यू ए आर बी है तो यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो बी नहीं है, यानी कि दोनों बात फॉलो हो रही है। सम वाली भी कुछ हैं भी और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं भी हैं, सम नॉट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ओनली फ्यू वाला। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सम वाली बात यहाँ पे आ गई, ये जो कॉमन सेक्शन बन रहा है, कॉमन इंटरसेक्शन हो रहा है। अब सम नॉट वाली बात ये है कि कुछ ए ऐसे भी हैं जो बी नहीं है, ठीक है। अब इस बात को आप प्रैक्टिकली अगर समझना चाहो, अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझना चाहो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो आप इसको प्रैक्टिकली इस तरीके से समझ सकते हो कि सम एम्प्लॉयज़ आर डॉक्टर्स, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़, सम की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली फ्यू, यहाँ पे लिखेंगे ओनली फ्यू एम्प्लॉयज़
आर डॉक्टर्स, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को बना सकते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ डॉक्टर हैं और कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हैं जो डॉक्टर नहीं हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर इस बात को हम पॉसिबिलिटी वाली बात करें, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी वाला केस अब समझने वाले हैं, अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे डॉक्टर एम्प्लॉय हो जाएं, सारे के सारे डॉक्टर, ध्यान से सुनो, सारे के सारे डॉक्टर एम्प्लॉय हो जाएं, यानी कि ये वाला जो पूरा का पूरा सर्कल है डॉक्टर का, क्या ये एम्प्लॉय के अंदर ऐसे बना सकता हूँ मैं ऐसे, और ये डॉक्टर का डी, ये एम्प्लॉय बाहर ई, और एम्प्लॉय के कुछ हिस्सा जो है, एम्प्लॉय का कुछ हिस्सा डॉक्टर नहीं है। क्या मैं ऐसे बना सकता था? बिल्कुल बना सकता हूँ, बिकॉज ये भी हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ध्यान से पढ़ो कि कुछ हिस्सा कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम ओवरलैपिंग रूल का मैंने मैक्सिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो किया। यहाँ पे पूरा का पूरा डी मैं अंदर लिया हूँ, लेकिन बात तो वही फॉलो करवा रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें हम पॉसिबिलिटी बना के देख रहे हैं। जब भी मैं बात करूँगा ना पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी का मतलब यही है, पॉसिबिलिटी का मतलब यही है जहाँ पे हम संभावना बना सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी स्टेटमेंट देखे ना वो सारे डायरेक्टिव हैं। डायरेक्टिव का मतलब जो जहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं है। अभी तक जो हमने सारे क्वेश्चन किए वो डायरेक्टिव, वहाँ पे पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ था। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले उसमें पॉसिबिलिटी भी आने वाली है, जहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन होगा ना उसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच होगा। या तो पॉसिबिलिटी होगा, या फिर कैन भी होगा, या फिर मे भी होगा, तो इन सब का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। तो जब हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ना, पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन को चेक करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और वो मैं चीज़ें अभी क्वेश्चन में आपको एकदम से समझा दूंगा, लेकिन ये बात आप ध्यान रखो, जो भी डायरेक्टिव स्टेटमेंट थे, जिनको मैं डायरेक्टिव कह रहा हूँ, जिनके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं थी, जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस, ध्यान से इस बात को सुनो, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें पॉसिबिलिटी, कैन भी, मे भी, इस तरीके के वर्ड यूज़ नहीं हुए थे। तो उसमें हमने डायरेक्ट वेन डायग्राम को देखा और आंसर बता दिया। लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें पॉसिबिलिटी यूज़ होगा कंक्लूजन में, या फिर मे बी, कैन भी, ये सब यूज़ होगा, तो वहाँ हम एक चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। उसमें हम ट्राई करेंगे कि क्या हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। बस आप वो क्वेश्चन में समझ जाओगे। अभी आप इतना समझ लो कि पॉइंट नंबर 6, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आपको लिखा और दिखाई दे, तो आप इस तरीके से वेन डायग्राम को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि हमें चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाए और हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यार हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा आपको लगे, बट अगर आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है ना, और आपको रिस्क नहीं लेना अपने सीसैट के पेपर में, तो आपको ध्यान से सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आप 1 घंटे के अंदर भी अगर 5 मार्क्स गेन करते हो ना सीसैट के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये अपने आप में वर्थ है। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से इसको समझते रहिए। फट हम प्लॉट कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट 1 कह रहा है नो पिलो इज़ बैड। ठीक है, यानी कि क्रॉस रिलेशन बनाना पड़ेगा, जैसा हमने पढ़ा हुआ है ना पहले। ठीक है भाई, बना दिया क्रॉस रिलेशन। अब स्टेटमेंट 2 पढ़ो, नो टेबल इज चेयर। क्या टेबल चेयर दिख रही है यहाँ पे? अभी तो नहीं दिख रही, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अब हम पहले तीसरा बना लेते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन हमें यहाँ दिख रहा है वेन डायग्राम पे। सम बैड इज टेबल। ठीक है, तो सम बैड इज टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। बैड को मैं ऐसे यहाँ लिख देता हूँ ना, तो सम बैड इज टेबल। ठीक है भाई, अब सेकंड स्टेटमेंट नंबर 2 को बना लेते हैं। ओनली टेबल इज चेयर, यानी कि सिर्फ टेबल। अब देखो ओनली वाली बात जो भी हमने समझी ना 5th पॉइंट में, ओनली टेबल इज चेयर, यानी कि जो चेयर है वो टेबल के अंदर मिलेगी। तो ये सी ले लो। और चेयर का रिलेशन किसी और के साथ नहीं हो सकता, बेड के साथ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमने फिर इसको ड्रॉ किया, तो ये हमारा वेन डायग्राम तैयार। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे कंक्लूजन देख लें फटाफट। सबसे पहला कंक्लूजन है नो चेयर इज़ बैड। तो नो की बात आ गई, यानी कि चेयर का पूरे सर्कल का बैड के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन है, नहीं है। ये रहा बैड, ये रहा चेयर, ऐसा तो कुछ नहीं, तो हमारा इस कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन। तो यही हमें समझना है, आगे वाले इन जो भी स्लाइड्स आएंगी तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हमारा सिलॉजिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी पॉसिबिलिटी कहीं पे ऐसे दिखाई दे, पॉसिबिलिटी वर्ड दिखाई दे, या फिर वही मे बी, कैन बी, जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दे, तो पॉसिबिलिटी चेक करने का तरीका है, सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी जो वर्ड है ना उसको हटा दो उस स्टेटमेंट में से। पॉसिबिलिटी के बिना उस स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर पॉसिबिलिटी के बिना वो स्टेटमेंट आपको ट्रू दिखाई देता है ना, ट्रू, तो आपकी पॉसिबिलिटी गलत मानी जाएगी। आप सोचोगे यार ये कैसे, सही होने पे गलत क्यों? ये बात कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि प्रीलिम्स का पेपर 100 क्वेश्चंस का होता है, GS1 जो होता है। ठीक है, वो 100 क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, आपको ये बात पता है ना। लेकिन अगर आप ये कहो कि प्रीलिम्स के पेपर के अंदर
100 क्वेश्चन आएंगे पॉसिबिलिटी है। तो जब आपको कोई चीज़ पहले से पता है ना, ट्रू है, उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाओगे तो गलत हो जाता है। यानी कि ट्रू के साथ आप पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते, अगर आप लगाते तो अपने आप में गलत बात है, तो इसीलिए हम इस चीज़ को काटेंगे। लेकिन अगर आप बिना पॉसिबिलिटी को उस स्टेटमेंट को पढ़ते हो और उस टाइम पे वो फॉल्स हो जाती है, अगर यहाँ पे ट्रू की जगह ना ये फॉल्स हो जाता है, तब फिर हम उसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। देखो अभी तक तो हमने चेक भी नहीं की पॉसिबिलिटी। अगर फॉल्स होता है ना, बिना पॉसिबिलिटी को स्टेटमेंट आप पढ़ो, अगर फॉल्स हो रहा होता है डायरेक्ट डायग्राम पे देखने पे, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। और जब हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो हमारी कोशिश जो होती है ना, जब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों को, पहले तो हमें चेक करना है ट्रू है या गलत है, अगर गलत है तो ही पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, और फिर पॉसिबिलिटी चेक करते हुए हम मैक्सिमम ओवरलैपिंग रूल को फॉलो करेंगे, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग। यानी कि जब कोई पॉसिबिलिटी वाली बात करे तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि यार ये संभावना की बात कर रहा है तो इसको ट्रू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वो किस तरीके से करेंगे, मैक्सिमम ओवरलैपिंग रूल से या फिर और भी कुछ। लेकिन ये चीज़ करते हुए ना, पॉसिबिलिटी करवाते रहे, हम इस बात का ध्यान रखेंगे जो हमारे स्टेटमेंट में गिवन है ना, उस वेन डायग्राम के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो, यानी कि वो चीज़ भी फॉलो हो और अपनी ये वाली पॉसिबिलिटी भी फॉलो हो जाए। अगर नहीं होती तो हम उसको फिर कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी बातें थी पॉसिबिलिटी के बारे में। अभी क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, फिक्र मत करो कि आप कोई टफ वफ नहीं है यार, ये बहुत ईजी है। अब पॉसिबिलिटी लगा था तो मैंने कहा क्या कहा कि पहले बिना पॉसिबिलिटी के पढ़ो, बिना पॉसिबिलिटी के पढ़ते हैं इसको। ऑल टेबल बीइंग पिलो, ये कह रहा है कि सारी की सारी टेबल जो है वो पिलो है। कैसा दिख रहा है आपको, सारी की सारी टेबल जो है वो पिलो के अंदर है, नहीं है ना। अगर ये फॉल्स है ना, अब हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, बस यही बात मैं कह रहा हूँ। अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे और पॉसिबिलिटी हम कोशिश करेंगे कि ये पॉसिबल हो जाए, ठीक है। अगर नहीं हो पाता, अगर कोई हमें रोकता है तो रोकेगा कौन, जाहिर सी बात है क्रॉस रिलेशन होगा, वही रोक सकता है। अगर हम नहीं पॉसिबिलिटी करवा पाते बिना अपने डायग्राम को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करते हुए, यानी कि स्टेटमेंट वाले चीज़ें सारी फॉलो होनी चाहिए और मैक्सिमम ओवरलैपिंग रूल के जरिए या फिर किसी और चीज़ के जरिए अगर हमारी पॉसिबिलिटी फॉलो होती तो हम उसको सही कर देंगे। चलो हम अब ट्राई करते हैं, सारे के सारे टेबल को पिलो करवाने की कोशिश करते हैं। अब ये भाई मैं सारी की सारी टेबल में यहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को जो मैं कहने जा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो कि जो इतना पोर्शन है ना टेबल का, ठीक है, ये तो इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, जो टेबल का ये हिस्सा है जो बेड के अंदर है, क्योंकि बेड का तो पूरे सर्कल का ही क्रॉस रिलेशन है ना पिलो के साथ, तो ये उसके अंदर नहीं जाएगा। एक तो ये वाला हिस्सा उसके अंदर नहीं जाना चाह रहा, और ऊपर से मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो चेयर है ना, ओनली वाला रिलेशन, चेयर टेबल के अलावा किसी और से रिलेशन बनाएगा ही नहीं। तो अगर आप टेबल को ले जाओगे ना तो चेयर भी फिर जाएगा, लेकिन चेयर इसके अंदर नहीं जा सकता। तो ये दोनों ही सेक्शंस टेबल के उसके अंदर नहीं जा सकते, तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो इस केस में हमारे दोनों के दोनों क्या है, कंक्लूजन गलत है। अब एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, फिर बहुत अच्छे से हमें और क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। अब ये ओनली अ फ्यू, वही वाली जो हमारा 6th नंबर पॉइंट था, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, बहुत ईजी है यार। यहाँ पे इस तरीके से ये रिवर है, ओनली फ्यू रिवर की बात कर रहे हैं ना, और ओशन ये है, तो रिवर की तरफ से एरो ऐसे लगेगा और इसका कुछ हिस्सा रिवर का वो ओशन नहीं हो सकता, ठीक है, यही बात है ना। अब इसके बाद ड्रॉ कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा ड्रॉ हो गया, सम ओशन इज पॉन्ड, कुछ ओशन जो है वो पॉन्ड है। लो भाई, पी के लिए, पॉन्ड के लिए पी। स्टेटमेंट नंबर 3, नो पॉन्ड इज सी, यानी कि पॉन्ड और सी का क्रॉस रिलेशन है, सी के लिए एस। ऑल सी आर लेक, सारी की सारी लेक जो है, और ऑल सी, सारी की सारी सी जो है वो लेक है। ये लो भाई, ये एल के लिए लेक, के लिए लेक। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब इसके बेसिस पे हम सारे के सारे कंक्लूजन को देख लेते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से आप सुनते रहना बस, ठीक है। अब जहाँ पे पॉसिबिलिटी मैंने क्या कहा, पहले तो बिना पॉसिबिलिटी के चेक करो, फटाफट चेक करो भाई। ऑल रिवर बीइंग ओशन, सारी की सारी रिवर जो है वो ओशन है। कैसा दिख रहा है, सारी की सारी रिवर ओशन के अंदर नहीं है। तो अब हम इसकी पॉसिबिलिटी, ये फॉल्स हो गई ना बात, अब जैसी फॉल्स हुई अब हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर ट्रू हो जाती तो कैंसिल हो जाता उसी टाइम, ठीक है। तो अब हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी रिवर को ओशन के अंदर ले जाता हूँ, ऑल रिवर। अब मैं इस सारी रिवर को उठा के ओशन के अंदर डालता हूँ तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ये जो सेगमेंट है ना, इसका क्रॉस रिलेशन है ओशन के साथ। अब ओशन के साथ अगर इसका क्रॉस रिलेशन है, ये रिवर का इतना हिस्सा ये नहीं जाएगा इसके अंदर, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी गलत। अब दूसरा पढ़ो फटाफट, बिना पॉसिबिलिटी के पढ़ो। सम लेक बीइंग ओशन, कुछ लेक ओशन है। देखो भाई, लेक यहाँ ओशन है, ऐसा कुछ है नहीं, तो फॉल्स है ना। अब हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी चेक करो भाई,
क्या ऐसा करवा सकते हो कि कुछ लेक को हम ओशन के अंदर ला सकते हैं? क्या क्या कुछ लेक को हम ओशन के अंदर ला सकते हैं? अब ध्यान से इस चीज़ को देखते रहो। अब मैं कुछ लेक को ओशन के अंदर लाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, कर देते हैं ऐसा। लो भाई, कुछ लेक यहाँ से निकालो। ठीक है, वही मैक्सिमम ओवरलैपिंग रूल लगा रहे हैं और इसको ओशन के अंदर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये लो, ले गया तो चला गया ना, किसी ने रोका तो नहीं, कोई क्रॉस का रिलेशन तो नहीं था ना इसके बीच में। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अब इसके बाद सम पॉइंट इज लेगी, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे इस वाले स्टेटमेंट को कि कुछ पॉइंट जो हैं वो लेक हैं। तो चेक कर लेते हैं क्या कुछ पॉइंट लेक हैं। अब जैसे ही चेक करेंगे कि पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, ये सर्कल पॉइंट का क्या ये लेक है? नहीं है, तो डायरेक्ट चेक कर रहे हैं ना। अब अगर डायरेक्ट चेक कर रहे हैं तो गलत हो गया, क्योंकि ऐसा है नहीं हमारे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, और सेकंड वाला हमारा सही था। तो इस केस में सिर्फ ओनली टू कंक्लूजन, ओनली टू फॉलोज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पॉसिबिलिटी वाला केस। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जगह कैन बी, मे बी, ये सब भी लग सकता था, तो उस केस में भी हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी थी। ठीक है, तो अब हम वापस से यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं पॉसिबिलिटी वाला। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ तो भाई, अब फटाक से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट है और उसके दो कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट है सम कैट्स आर अलमीरा। ये लो भाई, कुछ कैट्स हैं वो अलमीराज हैं। ए, सम अलमीराज आर चेयर्स, कुछ अलमीरा जो हैं वो चेयर हैं। अब चेयर को सी एच एल ही देता हूँ ना मैं, क्योंकि यहाँ पे सी सी दो बार हो जाएगा नहीं तो। ऑल चेयर्स आर टेबल, सारी की सारी चेयर जो हैं वो टेबल हैं। लो भाई, ये हमारा वेन डायग्राम हो गया तैयार। अब बस हमें कंक्लूजन ध्यान से पढ़ने हैं। पहला कंक्लूजन कहता है कि सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल्स, यानी कि सर्टेनली सम, आप इसको सम की तरह ही पढ़ें, सम की तरीके से ही पढ़ें कि सम अलमीराज आर टेबल, सम अलमीराज आर टेबल्स। ये देख लो भाई, कुछ अलमीराज का हिस्सा टेबल है, ये बात सही है। अब इसके बाद कंक्लूजन नंबर 2, पहला हमारा सही हो चुका है, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स। अब देखो यहाँ मे भी आया, मैंने बोला था ना पॉसिबिलिटी अगर यूज वर्ड ना हो तो मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है। अब यहाँ मे भी आया। अब जब मे भी आया तो पॉसिबिलिटी वाला केस बन गया ना। अब पॉसिबिलिटी वाला केस जब बना तो मैंने आपको बोला पहले तो चेक करो बिना पॉसिबिलिटी के, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तभी तो हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, अगर ट्रू हुआ तो वैसे फिर तो वैसे ही गलत हो जाएगी पॉसिबिलिटी। तो सम कैट्स नॉट चेयर्स, सम कैट्स आर नॉट चेयर्स, चेक करो भाई कि कुछ कैट जो हैं वो चेयर नहीं है। क्या आपको यहाँ पे ये बात सही दिखाई दे रही है, फॉल्स दिखाई दे रही है? तो अगर आप ध्यान दो, हमारे जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता था कि सम ए आर नॉट बी। जब भी सम ए आर नॉट बी वाली बात आएगी तो यहाँ पे सम कैट आर नॉट चेयर है ना, तो आपको इस तरीके से क्रॉस रिलेशन दिखाई देना चाहिए, याद हो अगर आपको 4th पॉइंट। लेकिन ऐसा कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या यहाँ? अगर नहीं दिख रहा है तो यानी कि बात फॉल्स हो गई, सम कैट्स आर नॉट चेयर्स नहीं है ना, तभी तो फॉल्स हुई। अगर कंक्लूजन हमारा फॉल्स होता है तभी तो हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं ना। तो अब हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे भाई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स, क्या कैट और चेयर के बीच वो क्रॉस वाला रिलेशन बना सकते हैं क्या हम? ये रहा कैट और ये रहा चेयर, क्या मैं ऐसे क्रॉस रिलेशन इसके बीच में बना सकता हूँ सम सेक्शन के? सम कैट्स कह रहा है ना वो छोटा सा सेक्शन। तो क्या मेरे वेन डायग्राम पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा इससे? क्या जो मेरे स्टेटमेंट गिवन थे उनको मैंने कुछ डिस्टॉर्ट किया? नहीं किया ना, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो मेरा स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, क्या वो सही है? ध्यान से इस चीज़ को सोचो और आंसर दो। तो यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ बिकॉज मेरा कोई भी वेन डायग्राम के अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है और मैं ऐसा पॉसिबिलिटी के केस में कर सकता हूँ। तो ये भी सही, पहला भी सही, तो मेरे बोथ कंक्लूजन 1 और 2 आर राइट। तो ये था हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस। एंड इस तरीके से अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी वाला केस भी आएगा तो आई होप आप बहुत अच्छे से कर ले जाओगे अगर आपने ध्यान से एक चीज़ को सुना होगा। एंड यही था हमारा सिलॉजिज्म के बारे में। इसके अंदर अगर आपने ध्यान से सारी चीज़ों को समझा होगा, सारे के सारे 6 पॉइंट्स को समझा होगा, वैसे तो फर्स्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका सिलॉजिज्म का टॉपिक कवर हो चुका है। एंड यूपीएससी के अंदर इससे अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता सिलॉजिज्म के अंदर, और अगर आता भी है आई होप अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई होगी कि आप कोई भी सिलॉजिज्म का क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने ध्यान से सारा का सारा लेक्चर सुना होगा। तो सबसे लास्ट में मैं आपसे यही बात कहनी चाहूँगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन।
अगर अच्छा लगा हो तभी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर एंड फॉर द टॉपिक सिलॉजिज्म। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लिए ये नया साल बहुत अच्छा रहे, आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएँ। एंड बी पॉजिटिव एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। इतनी आसान नहीं होती ज़िंदगी कि किसी को भी ऐसे मिल जाए। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत टफ टाइम चल रहा है, आप ये सोचिए कि जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, यही बेस्ट है और इससे बेस्ट अभी कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे और अच्छा होगा और हम कोशिश कर सकते हैं कि इससे अच्छा और हो पाए। तो इसी विश के साथ कि आप सभी का नया साल बहुत अच्छा जाए, I will wind up this session. So take care. Bye bye. See you soon in the upcoming lecture.